नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में 220 बेड के आधुनिक ओटी और आईसीयू भवन का लोकार्पण किया और अस्पताल में प्रदेशवासियों के लिए इमरजेंसी सुविधा के साथ साथ बच्चों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में काफी कोशिश के बाद एक अत्याधुनिक ओटी और आईसीयू भवन बनकर तैयार हुआ है, जिससे प्रदेशवासियों को काफी लाभ मिलेगा और राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सामान्य जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आशा संगिनी ऐप का भी शुभारंभ किया और इस ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करने वाली आशा कार्यकर्तियों को उनके काम की रिपोर्ट और उनको होने वाले भुगतान की पूरी जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से आशा वर्कर्स को काम करने में जो परेशानी आती थी उनका भी समाधान किया जाएगा। और देहरादून मेडिकल कॉलेज में ओटी और आईसीयू भवन लोकार्पण के मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी भवन इसका लोकार्पण हुआ है और पिछले दिनों काफ़ी प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ पर जहाँ बच्चों के लिए निकू बेड, पीकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है, उन सब के बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता भी है कि आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छे से अच्छे मिलें, हर किसी को स्वास्थ्य सेवा मिले, हर किसी का अच्छा उपचार हो। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और आज इन दोनों ही भवनों के लोकार्पण से इस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे, तेज़ी से अच्छी सुविधा दे पाएंगे। वहीं आज आशा जीवन संगिनी ऐप के लॉन्च होने से आशा बहनों को जो तमाम प्रकार की उनके मानदेय को लेकर अन्य प्रकार की जो परेशानियां थी, विसंगतियां थी, उन सभी का समाधान करने का भी अवसर मिलेगा। खन्ना जी एक ऐसा राज्य है जहाँ की 100% डॉक्टर की यहाँ से लेके मुख्यालय तक और यहाँ से लेके कहीं नीचे में जाओ डॉक्टर की कोई कमी। अब हमारी सरकार जो है लगभग 3000 नर्सों की भी जो है भर्ती करने जा रही है, लगभग 800 ज़्यादा इनाम की भर्ती करने जा रही है और वो भी वर्षवार किया जाएगा। दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जो नया हॉस्पिटल है, जो यहाँ पे ओटी विंग का लोकार्पण किया गया है। अभी जो आधुनिक ओटी का उद्घाटन किया गया, जिसमें सारा इमरजेंसी विंग अब यहाँ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मंत्री विधायक है, माननीय खजानदार जी, हमारे जो मेयर साहब हैं, के प्रयास से, विभाग के प्रयासों से अब एक अच्छी सुविधा देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ओटी इमरजेंसी ब्लॉक बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ था और साथ ही स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी और छात्रावास का भी लोकार्पण हुआ है और लगभग 130 करोड़ के आसपास का लोकार्पण का कार्य हुआ है। इसके साथ साथ आशा संगिनी ऐप भी आज लॉन्च हुआ है पूरे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और आशा संगिनी ऐप के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आशा की जो मॉनिटरिंग है वो कौन कौन से कार्य करती हैं, तो 57 वर्क्स करती हैं, वो अपने कुशल तरीके से कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। वो एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म है इस ऐप के माध्यम से जो हम लोग मॉनिटरिंग कर पाएंगे। और इसके अलावा जो सैलरी और वगैरह बाकी चीज़ें हैं वो भी इस ऐप के माध्यम से हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे कि उनके खाते में चला गया है। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही पुष्कर सरकार के रडार पे एक और भ्रष्ट अफसर आ गया है और करप्शन के गंभीर आरोप से घिरे लघु सिंचाई नैनीताल के अधिशांसी अभियंता जीडी सिंह को सस्पेंड करने की तैयारी की जा रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही पुष्कर सरकार के रडार पर एक और भ्रष्ट अफसर आ गया। करप्शन के गंभीर आरोप से घिरे लघु सिंचाई नैनीताल के अधिशांसी अभियंता जीडी सिंह को सस्पेंड करने की तैयारी है।
अधिशांसीय अभियंता लघु सिंचाई नैनीताल के पद पे तैनात जीडी सिंह को शासन ने चार्जशीट भेजी है। जीडी सिंह पे आरोप है कि बागेश्वर जिले के कांडा में तैनाती के दौरान उन्होंने बिना गुल निर्माण के लाखों रुपए डकार लिए। प्रशासनिक और विभागीय जांच में सभी आरोप साबित हो चुके हैं। बागेश्वर की तत्कालीन जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और सीडीओ ने जीडी सिंह पर कार्रवाई के लिए लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड के चीफ को पत्र भी लिखा है, लेकिन कार्रवाई की बजाय जीडी सिंह के घोटाले की जांच को दबा के उसे प्रमोशन दे दिया गया। आरोप है कि प्रमोशन के बाद अधिशासी अभियंता ने हल्द्वानी के ईसाई नगर में भी बिना गुल निर्माण के लाखों का घोटाला किया है। इस मामले को भी दबाने के लिए विभागीय अधिकारियों ने आनन फानन में जांच करा के वसूली के आदेश जारी कर दिए। अब नैनीताल में तैनाती के दौरान भी बड़े पैमाने पर बिना काम के फर्जी भुगतान के आरोप अधिशासी अभियंता जीडी सिंह पर लग रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस इस मामले में लघु सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूरे मामले को 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन विधानसभा सत्र में उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। आप कहाँ जीरो टॉलरेंस रहा, वही हाल हो रहा है, हर विभाग में हो रहा है। सिंचाई विभाग का एक अधिशासी अभियंता 60-50 करोड़ के काम को 62 करोड़ में फाइनल करता है। ऐसे लघु सिंचाई की बातें आ रही हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भर्ती वाले सरकार नाम मात्र के जीरो टॉलरेंस कहती है, भ्रष्टाचार की पोषक ये सरकार रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं रही है। वहीं कांग्रेस के आरोप का बीजेपी प्रवक्ता ने भी जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुआल का कहना है कि लघु सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार पे सरकार जल्द कड़ी कार्रवाई करेगी और दोषियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और कोई किसी भी स्थान पर बैठा हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, पार्टी का पदाधिकारी हो, पार्टी का मंत्री हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने प्रतिबद्ध है और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है। जहाँ तक लघु सिंचाई विषय, अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई जांच की आवश्यकता होगी, जांच के बाद अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीरो टॉलरेंस की नीति के दम पे कई भ्रष्ट अफसरों को सलाखों के पीछे भेजा। बावजूद करप्शन में लिप्त कई अफसरों को लगता है कि वो भ्रष्टाचार के अपने दाग छिपा लेंगे, लेकिन ये दाग ऐसे हैं जो छिपाए नहीं छिपते। अधिशासी अभियंता जीडी सिंह को चार्जशीट देने में इतनी देर क्यों हुई, इस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। और लघु सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों में क्या और भी कई नाम हैं? लघु सिंचाई विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर जल्द ही न्यूज़ वन इंडिया बड़ा खुलासा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और विधानसभा भवन में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार को बने हुए 9 महीने हो चुके हैं और इन 9 महीनों में सरकार ने कितने घाव उत्तराखंड राज्य को दिए, मैं समझता हूं उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। सत्ता में बैठे लोगों ने 2022 में लोगों से वादा किया था कि नौजवान साथियों को रोजगार देना काम करेंगे। आयोग के माध्यम से भर्ती घोटाला हुआ है और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता भली भांति समझती है, बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ हुआ है। प्रदेश के अंदर सरकार को बने हुए लगभग 9 माह का समय हुआ और इन 9 महीनों में जिस तरीके से भर्ती घोटाले हुए हैं, चाहे वो आयोग के माध्यम से हो चाहे विधानसभा हो, नौजवान साथियों की भविष्य के साथ सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड, मंत्री की हत्या का षड्यंत्र, आए दिन प्रदेश के अंदर जो है हत्या, चोरी, लूट, डकैतियां हो रही हैं और हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से मुकर्रर अंसारी जी और उनके लोगों पर प्रतिशोध की भावना से मुकदमे दायर किए गए हैं, इन सब के विरोध में 21 नवंबर को हम सचिवालय कूच करने का काम। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने अंकिता भंडारी के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। सुनवाई के दौरान एसआईटी ने अपना जवाब पेश किया। कोर्ट ने
जांच अधिकारी से पूछा कि फोरेंसिक जांच में क्या साक्ष्य मिले हैं। जांच अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। उनके द्वारा कहा गया कि कमरे को डिमोलिश करने से पहले फोटोग्राफी की गई और अंकिता के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी और आज सुनवाई में अंकिता की मां और जो पिता है उन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है। सुनवाई थी अंकिता हत्याकांड के मामले में और जो स्टेटस रिपोर्ट थी उस पर कुछ बहस हुई उस पर, और स्टेटस रिपोर्ट ये कहते हुए आई है कि कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस उनको डिमोलिश साइट से उन्होंने रिकवर नहीं किया है, इंक्लूडिंग फिंगर मार्क्स, जो फिंगर प्रिंट वो भी उनका कहना है कि हम रिकवर नहीं कर पाए। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट में कही है कि जो मेन अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त है पुलकित आर्या, उसका और अंकिता का मोबाइल भी वो रिकवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि साइंस ऑफ स्ट्रगल जो भी मारपीट हुई है उससे पहले, जिस तरह से जो आई विटनेसेस हैं इस केस के, उनका कहना है कि उस रूम में ही सारी मारपीट हुई थी। वो उसका सीन ऑफ क्राइम तो वही रूम है जिसको डिमोलिश कर दिया। आज ये साफ हो गया है कि कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस एसआईटी उसे रिकवर करने में नाकाम रही है। उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स नहीं रिकवर किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने नहीं फाइल करी है, लेकिन अगली तिथि में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइल करेंगे जो अंकिता के माता पिता को। युवा कल्याण, शिक्षा, खेल तथा पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने किया और ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज दामोला में शुरू हुए महाकुंभ के पहले दिन शुक्रवार को एथलीट प्रतियोगिता आयोजित की गई। रंगारंग कार्यक्रम के साथ खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ और ये खेल प्रतियोगिताएं 3 दिन तक चलेंगी। हुआ है और इसमें हमारे 6 नए पंचायतों से बच्चे आए हैं। इसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 21 की प्रतियोगिताएं हो रही हैं और विकासखंड से जो प्रतिभागी सफल होंगे वो आगे जिला स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। खेल महाकुंभ का आज यहाँ ब्लॉक स्तरीय जो यहाँ पर प्रतियोगिताओं का जो शुभारंभ कार्यक्रम था, तो इसमें हमारे न्याय पंचायतों के समस्त जो न्याय पंचायत हैं और वहाँ से जितने भी प्रतिभागी निकल कर आए हैं उन सभी समस्त खिलाड़ियों का आज ब्लॉक स्तरीय यहाँ पर प्रतियोगिताएं होनी है 3 दिवसीय। इसमें यहाँ से जो भी प्रतिभागी चयन होंगे वो जिला स्तर पर खेलेगा आगे और जिला स्तर से फिर प्रदेश स्तर पर जाएंगे। ये एक सरकार की जो योजना है जो एक युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और युवाओं को सशक्त, मजबूत और खेल के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए जो ये है पूरे प्रदेश में पूरे ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर यह खेलकूद कार्यक्रम जो है प्रतियोगिताएं जो आयोजित की जा रही है। ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का प्रारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर आज खेलकूद प्रारंभ हो रहे हैं। अभी तक ये ग्राम इकाई न्याय पंचायत पर खिलाड़ियों ने खेला, छट के यहाँ ब्लॉक में आए हैं। इसके बाद जिला स्तर पर जाएंगे, उसके बाद प्रदेश स्तर पर जाएंगे। तो एक अच्छा कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हो रहा। खेल शरीर के लिए भी ज़रूरी है, दिमाग के लिए भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें इससे विकसित होती हैं और जो खिलाड़ी इसमें भागीदारी कर रहे हैं मेरी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं और जो इसमें निकल सकते हैं ठीक है, जो नहीं निकल। पौड़ी में लंबे समय से चली आ रही स्थानीय लोगों की मांग और देहरादून रोडवेज बस सेवा की शुरुआत हो गई है। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने हरी झंडी देकर पौड़ी देहरादून रोडवेज बस सेवा की शुरुआत की और इस अवसर पर बड़ी संख्या में यात्री भी बस में मौजूद रहे। यात्रियों ने इसे विधायक की तरफ से सराहनीय प्रयास बताया। वहीं विधायक राजकुमार ने जिले के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास के पौड़ी पहुंचने पे उनका जोरदार स्वागत भी किया। देहरादून में मंत्री जी से बात करी थी और उन्होंने परसों यहाँ आकर तुरंत इसकी घोषणा कर दी। मैं उनका भी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्होंने तुरंत जनता की आवाज को महत्व देते हुए पौड़ी के लिए जो बस लगाई है आज उसका शुभारंभ किया गया है और मेरे द्वारा उसका जो है आज श्रीगणेश किया गया है और आज से नियमित रूप से वो यहाँ से 6:30 बजे चलेगी और देहरादून से वापस 2 बजे पौड़ी के लिए। और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र सिंह बर्खास्त हुए हैं। नरेंद्र सिंह का नियम विरुद्ध हुआ था विश्वविद्यालय में चयन और सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को रद्द किया है। यूजीसी के नियमों के खिलाफ यहां पे कुलपति की नियुक्ति हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलपति चयन में नहीं हुआ प्रक्रिया का पालन, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को रद्द कर दिया है
और यूजीसी के नियमों के खिलाफ हुई थी कुलपति की नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलपति चयन में नहीं हुआ प्रक्रिया का पालन, यानी जिस प्रक्रिया के तहत चयन होना था उसकी अनदेखी की गई। तो नरेंद्र सिंह का नियम विरुद्ध विश्वविद्यालय में चयन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर। तो यूजीसी के नियमों के खिलाफ कुलपति की नियुक्ति हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलपति चयन में नहीं हुआ प्रक्रिया का पालन। तो नरेंद्र सिंह का नियम विरुद्ध विश्वविद्यालय में चयन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। तो यूजीसी के नियमों के खिलाफ कुलपति की नियुक्ति हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलपति चयन में जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ। तो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र सिंह को बर्खास्त किया गया है और नरेंद्र सिंह का नियम विरुद्ध चयन हुआ था विश्वविद्यालय में। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को रद्द किया है। और उत्तराखंड में सिंचाई करने के लिए डीजल बिजली से चलने वाले पंप अब सौर ऊर्जा से चलेंगे। तराई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जा रहे डीजल पंप सेट को सौर ऊर्जा में बदलने का काम लगातार जारी है। लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड के चीफ ब्रिजेश तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को इसके लिए अलग से बजट अलॉट किया है और इसके साथ ही उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में सोलर पंपिंग सेट और इलेक्ट्रिक पंपिंग सेट स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का मकसद किसानों के लिए प्रदूषण मुक्त और सस्ती सिंचाई की व्यवस्था करना है। हमारे द्वारा पूरा किया जा चुका है और जनपद हरिद्वार में 18 सोलर और 15 इलेक्ट्रिक पंप सेट इसकी स्थापना करनी थी। उस पे सोलर पंप सेट की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है और इलेक्ट्रिक पंप सेट का कनेक्शन बाकी है, तो वो भी हम शीघ्र ही इस महीने पूरा कर लेंगे। तो पिछली 2013-14 की आधार बस के आधार पर जो संगणना के आंकड़े आए थे उसके आधार पर लगभग हमारे 20,000 के आसपास वो थे और डीजल संचालित पंप सेट थे। नया संगणना का आंकड़ा अभी भारत सरकार द्वारा फाइनल नहीं किया गया है, वो शीघ्र ही अगले 4-5 महीने में आ जाएगा, तो हमें वर्तमान स्थिति पता चल जाएगी। वैसे जो मोटे तौर पर अनुमान है कि लगभग इस समय पूरे प्रदेश में खासतौर से जनपद उधम सिंह नगर और हरिद्वार में लगभग 15 से 20,000 के बीच में डीजल संचालित पंप सेट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।